नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है और साथ साथ ही तेज हो रही है सियासत और हर रोज एक नई हेडलाइन, नई नई पार्टियां दे रही हैं। कोई पार्टी अपने नेता को पार्टी से निकाल रही है, कोई नेता टिकट नहीं मिलने पर फपक फपक कर रो रहे हैं। एक दल से दूसरे दल में जाने की तो ऐसी होड़ लगी है जैसे कि नेता जो हैं वो वेट लिस्ट में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। जहां लगा कि यहां इस पार्टी में टिकट की गुंजाइश कम है, फौरन दूसरा दरवाजा खटखटाया। तो इन सब के बीच आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक अन्न संकल्प लिया है। अब ये नए तरह का संकल्प है, अन्न संकल्प लिया है कि किसानों पर अत्याचार करने वाली बीजेपी को हटाएंगे। किसानों के लिए कई वादे किए हैं और अन्न संकल्प दिलाया है तेजिंदर विर्क ने, जिन्होंने अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। राकेश टिकैत जो हैं उन्होंने भी किसानों के चुनाव में भागीदारी या किस दल को किस तरह से समर्थन देना है या नहीं समर्थन देना है, इसके ऊपर बात की है। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। हमारे पास कोई भी आएगा तो हम सबका स्वागत करेंगे। और ये भी कहा साथ साथ कि जो किसान है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं और मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सुनते हैं कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। और विपक्ष और जिम्मेदार आदमी जो मजबूत लोग हैं वो चुनाव जीतने चाहिए। मतलब विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, अपनी बात कहने के लिए विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। आप भाजपा के लोगों की बात सीधे तौर पे नहीं करते। भाजपा के कहाँ है? भाजपा के आए तो आप स्वागत करेंगे। अरे आ तो जाओ, मैं कहाँ है? मैं स्वागत करेंगे। वे तो आ जाओ, वहाँ सबका ही स्वागत है, यहाँ तो आ तो जाओ। हमने ये कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहेगा। अपनी हाउस में बात उठाओगे तो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई प्रत्याशी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को की चुप्पी पे निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये को देखकर वो हैरान है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की लखनऊ से ये रिपोर्ट। ये हैं अमरोहा से मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी, जो चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिस को ये पदयात्रा रोककर कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस कानून तोड़ रहे विधायक जी को सुरक्षा देती नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार की नहीं है। ये तस्वीरें बागपत की हैं, जहां रात के अंधेरे में बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी योगेश धामा ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकालते नजर आए। पुलिस वाले भी इसी हुजूम का हिस्सा हैं। जो पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे बीजेपी के विधायकों के साथ नजर आई, वही पुलिस लखनऊ में धारा 144 का हवाला देते हुए समाजवादी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोंपू लगाकर भगाती नजर आई और मास्क न लगाने को लेकर जमकर चालान भी काटे गए। ये पहली बार में 100 रुपए का चालान। 100 रुपए कितने चालान कर चुके हैं सर? अभी 20 कर चुके हैं। 20 रुपए से तो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे हैं। बिना मास्क नहीं, भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ भी नहीं रहेगी। आचार संहिता लागू, भीड़ नहीं रहेगी। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सपा कार्यालय के बाहर तो कार्रवाई हो रही है, पर बीजेपी के नेताओं पर कोई बंदिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी नोएडा में प्रचार के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो हैं
वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग से सपा और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा, पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। चुनाव आयोग के सामने इस बार 2 चुनौती हैं। पहली चुनौती है कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा करके ये चुनाव कराए जाएं, और दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी हुई कि अगर जो उल्लंघन करे इन गाइडलाइंस का, उस पर बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों का, खासकर विपक्षी दलों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता प्रत्याशी मजलिसें कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती है। यहां पे अली, बाहुबली, बजरंग बली का नारा देकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है, जबकि लोनी में विकास और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। लोनी से बीजेपी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया चुनावी मैदान में हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी पर जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर लोनी में गुंडाराज खत्म होने का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन अपने ही घर पर नौजवानों से मिलते वक्त वो आधा दर्जन हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में घिरे नजर आए। लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में देखो नरक बना रखा, पुलिस वालों की तो पैसे। कभी चिकन कारोबारियों को धमकी देने का तो कभी अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगाने की वजह से वो खासे सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। लोनी में अली, बाहुबली और बजरंग बली के नारे लगाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप पर। लोनी में ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लोनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लोनी को नरक बना दिया था। लोनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लोनी की। क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, इसके बाद में 80 से 90 हज़ार गुजर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हज़ार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में हैं। 4 बार के विधायक मदन भैया को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेशेवर हिस्ट्री सीटर बताया है, लेकिन मदन भैया कहते हैं उनकी कोशिश लोनी की गुंडागर्दी और हिंदू मुसलमान के बीच दिलों की दूरियां खत्म करने की रहेगी। हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को ख़त्म कर पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। सियासत से इतर अब हम आपको लोनी की समस्याओं की ओर लेकर चलते हैं। ये सड़क टीला शहबाजपुर गांव की ओर जाती है। पूरी सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से महज चंद घंटा पहले सड़क बनाने का शिलापट लग गया। काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड तो ऐसा लगा दी जैसे कि मतलब कि हाईवे लिकट का बढ़िया प्लान हो रास्ता,
बोर्ड लगा दिया गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत गई, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी है, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी को। लोनी में दोनों ही प्रत्याशियों के घरों पर हथियारबंद दस्ते तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोनी में अपराध कितना बड़ा मुद्दा है। जगत सिंह 3 बार के पार्षद हैं। बीते दिनों इनको 6 गोलियां मारी गईं। अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अब कोई कह रहा है रंगदारी के लिए, तो कोई कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की वजह से गोली मारी गई। पहले चरम सीमा पे, यहाँ आज ही क्या है? अभी भी चरम सीमा पर है? नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ? क्यों, यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई गुंडागर्दी? वो हमसे बात कर रहा सामने। फिर दादी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया? कुछ पकड़े गए हैं, वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है। 150 मुकदमे हैं उनके, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो अप्लाई कर रखा है वो नहीं बनने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में? कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडई होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, वही तो खुद गुंडों को साथ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि धूल से सनी और अपराध से रंगी लोनी की सियासत एक बार फिर नफरत से बजबजाती दिख रही है। लोनी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नोएडा पुलिस ऑपरेशन रेड कार्ड चला रही है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर में सभी अपराधियों को रेड कार्ड दिए जा रहे हैं या फिर रेड कार्ड उनके घर पर चिपकाए जा रहे हैं। क्या है ये रेड कार्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर में कई घरों के बाहर चस्पा ये रेड कार्ड। ये घर अपराधियों, गैंगस्टरों और हिस्ट्री शीटरों के हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी परेशान करता है तो आप तत्काल सूचित करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के जरिए पुलिस की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग गड़बड़ी न फैलाएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स रहे हैं, पहले उनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी फैलाई गई है या उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है, अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ हमारे पास इनपुट्स भी है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने पूरे नोएडा के कमिश्नरेट में थानेवार आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्टिंग करके और उनको हम ये रेड कार्ड दे रहे हैं। अगर उनको हैंडओवर नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके घर पे चस्पा करके आते हैं। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे 100 से ज्यादा अपराधियों की पहचान कर उनके घरों पर ये रेड कार्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बीएसएफ के जवान इनके घरों के बाहर फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि किसी के दबाव में आकर वोट न डालें। एक चीज़ तो क्लियर है कि किसी भी कंडीशन में हम लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में, इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, पहले ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड आफ्टर दैट, कोई भी अगर कहीं से भी सोच मिल लिया तो उसके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड लगातार जारी है। दावा है कि रेड कार्ड से अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है। किसी भी चुनाव में अपराधियों द्वारा गड़बड़ी फैलाना आम बात है। अब इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ऑपरेशन रेड कार्ड चला रही है। इस ऑपरेशन के जरिए अपराधियों पर किस हद तक नकेल कस पाती है, ये देखना होगा। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने मंत्री हरक सिंह को मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। रावत को बीजेपी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े हैं। मंत्री पद छीने जाने और बीजेपी से निकाले जाने की खबर के बाद रोते हुए हरक सिंह रावत, रविवार रात को बीजेपी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। रावत सफाई दे रहे हैं कि इनसे बात किए बगैर कार्रवाई कर दी गई। सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी,
इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था, और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को निकाले जाने की वजह पार्टी पर उनके दबाव को बताया। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। 2017 में कोटद्वार से विधायक बने हरक सिंह रावत पिछले कई महीने से कांग्रेस का द्वार खटखटा रहे थे। बीजेपी में इनकी दाल नहीं गली और अब तो पार्टी से निकाल भी दिए गए हैं, लिहाजा वे उसी हाथ को पकड़ना चाह रहे हैं जिसको 2016 में छोड़ दिया था। कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। हरक सिंह रावत के साथ 3 और विधायक कांग्रेस में आने को तैयार बताए जा रहे हैं। इनमें मुकेश शर्मा, कुंवर सिंह चैंपियन और प्रदीप बत्रा का नाम है, लेकिन खुद रावत की राह में एक रावत ही रोड़ा हैं। अपनी सरकार गिराने वाले हरक सिंह रावत को हरीश रावत माफ करने को तैयार नहीं। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से उनको बीजेपी से निकाला गया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी? ऐसे लोगों के प्रति जो मैंने पहले स्टैंड लिया था, मैं उसी स्टैंड पर कायम। आप भी आप कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे तो आप स्वीकार है। मैंने कहा कि जो मेरी पुरानी स्टैंड थी कि 18 मार्च की घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनको नहीं लिया जाएगा। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के सामने भी कम से कम 2 टिकट की शर्त रखी थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें निकालकर उनके मोल भाव की ताकत खत्म कर दी है। चुनाव सामने है और फैसला कांग्रेस के हाथ में है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, असल जिंदगी में खुलेआम बोली लग रही है महिलाओं की। देखिए कहां, ब्रेक के बाद। ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के कई वेबसाइट्स पर, कई ऐप के जरिए महिलाओं की बिक्री या महिलाओं की बोली लगाने का मामला आपने सुना होगा, सुल्ली डील्स के नाम पर, बुल्ली बाई ऐप के नाम पर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इसमें तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, पर मध्य प्रदेश में ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि सच्चाई है। ये असल जिंदगी में होता है, आज से नहीं सालों से पुराना मामला है। राजस्थान की सीमा से लगे राजगढ़ जिले का, जहां पर बरसों से नातरा प्रथा के नासूर से महिलाएं त्रस्त हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बोली लगती है, पंचायतों का फरमान होता है। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। कितना हो गया? 3,40,000। झगड़े की रकम 5 लाख नकद। दस्तखत जरूर करा डालो। राजगढ़ जिले के ऊंचाखेड़ा गांव में साधारण किसान परिवार की बिटिया सीमा तंवर 9वीं में पढ़ती थी, तभी 7 किलोमीटर दूर घोगड़िया खुर्द गांव में शादी हो गई। 2019 में ससुराल पहुंच गई, लेकिन कुछ ही दिनों में पति ने मायके भेज दिया। रखने से इनकार करने लगा। नातरा प्रथा के 20 लाख रुपए मांगे। नाराजगी की वजह सीमा की लिखाई पढ़ाई। परिजनों पर हमला हुआ। पुलिस ने क्या किया, खुद पीड़ित के ज़बानी सुनिए। ससुराल वाले वो अपने आप छोड़ना चाहते हैं और वो मतलब मेरे मम्मी पापा से 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं झगड़े की। नहीं देने पर मेरे पापा को तलवार से भी मारा उन लोगों ने। और ये मतलब ये एफआईआर हमने कालीपीठ थाने में दर्ज करवाई। अब तक ना तो आरोपियों को गिरफ्तार किया उन्होंने, और उसने गांव में मकान भी जलाया और बहुत सारा नुकसान भी किया।
उसकी एफआईआर हमने राजगढ़ थाने में 2 बार करवा दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और पुलिस द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिली। 3 बार आवेदन देके आ गई मैं एसपी के पास, और हम जाते तो बस हमारे सामने झूठा ऐसे फोन लगा देते हैं थाने में और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। थक हार कर अपनी बेटी के शोषण की कीमत परिवार ने 5 लाख रुपए देकर चुकाई। लड़ाई अकेले सीमा की नहीं, इस बिटिया ने तो बहुत हिम्मत से हमारे कैमरे के सामने सच को कबूला, नहीं तो जिले के हर गांव में नागर, सोंधिया, दांगी, तवर जैसे समाजों में ये कुप्रथा फैली हुई है। खिलचीपुर के बघेला गांव की गुड्डी बाई की 8 साल में शादी हो गई। पति ने दूसरी शादी कर ली। अब गुड्डी को फारगती यानी एनओसी के लिए 10 लाख रुपए देने हैं, तभी गुड्डी कहीं और शादी कर सकती है। और हमारे ऊपर और अब उल्टा यूं कर रहा क्या, इसको पैसा करा दिया उन्हें, हमारे भाई उन्हें रहने मेरे बच्चे मिल जाए। और शारदा के पति ने तो 3 बच्चे होने के बाद उसे छोड़ा, उसे भी 10 लाख रुपए चाहिए। शारदा मजदूरी करके बच्चों को पाल रही है। मेरी परेशानी मेरे पति ने छोड़ दी, मेरे बच्ची को उठा कर ले गया और दूसरी औरत कर ली। हमसे मांगते 10 लाख रुपए झगड़े के, मैंने तो मरने की रहती हूँ न जीने की रहती हूँ। तो आपको बिना मतलब के छोड़ दिया और दूसरी शादी भी कर दी? दूसरी शादी भी कर ली। क्या कोर्ट में आपका तलाक हुआ? नहीं हुआ, बगैर तलाक से ले आया हूँ। अच्छा, पुलिस वालों के पास आप गए थे? पुलिस वाले के पास भी गए थे, पुलिस वाला ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे मामले हजारों में हैं। वो बैठकर इसमें लेकिन पुलिस ने 3 सालों में लगभग 450 मामले ही दर्ज किए हैं। अभियान चलाया है पिछले 3 साल से और करीबन 450 से ऊपर उसमें मामले दर्ज किए गए हैं, परंतु अभी भी कई जगहों पे इस प्रथा का अभी भी व्याप्त है और हम लोग इसमें 384, 387, 498 इस तरह की धाराओं में मामला दर्ज करते हैं। अच्छी बात ये भी है कि पिछले 1 महीने में काफी मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा इनमें सजा भी दी गई है। अभी ये प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। दरअसल नात्रा प्रथा में बच्चों की शादी माँ बाप बचपन में तय कर देते हैं। जब वो समझदार होते हैं तो कई बार एक दूसरे को पसंद नहीं करते या समझ नहीं पाते। ज्यादातर मामलों में लड़का लड़की को छोड़ देता है या उससे छुटकारा पाने मारपीट विवाद कर प्रताड़ित करता है। लड़के का पक्ष ऐसे मामलों में लड़की के नए पति या पिता से झगड़ा वसूलता है, जिसकी रकम लाखों में होती है। संसद में इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग भी उठ चुकी है। ये कुप्रथा जितना इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके होना चाहिए। हमने तो मांग की कि इसमें कानून बनना चाहिए। बुली बाई का जो इशू है वहाँ तो एक बिना जाने अनजाने में किसी को भी उन्होंने नाम उठा लिया और उसको ऑन सेल कर दिया। लेकिन ये कुप्रथा तो जो चली आ रही है, इस पर भी अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कुप्रथा पर उस राज्य में ध्यान नहीं दिया जा रहा जहां एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक SC/ST अत्याचार के 37,751 मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें अनुसूचित जाति से संबंधित 27,449 मामले हैं, जिनमें सजा की दर 40% है और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 10,302 मामलों में सजा की दर 36% है। विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने माना कि पिछले 7 वर्षों में मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में सालाना औसतन 27% दोष सिद्धि ही हो पाई है। अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है। घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी जमीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो, एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो, एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का एहसास हो। ये पंक्तियाँ निर्मला पुतुल की हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि आज भी एक ऐसा समाज है जहाँ जो पीड़ित है वही गुनहगार है, वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि सदियों से, और इसे रोकने कोई कुछ नहीं कर रहा। ये विधानसभा भी मौन बैठी हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और तनवीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बिहार की खबर। अब बिहार में चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना का या सम्राट अशोक के बारे में एक
भाजपा के पूर्व सदस्य का विवादित बयान, इन सभी विषयों पर राज्य में सत्ता में सहयोगी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे से उलझे रहते हैं। मनीष कुमार बता रहे हैं अब इनके बीच खड़े एक नए विवाद के बारे में। भले ही 30 से कम सीटें आने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो को बीजेपी ने मुख्यमंत्री मान लिया, लेकिन किसी मुद्दे पर उनकी नसीहत वो नहीं सुनना चाहते। लेखक दया प्रकाश सिन्हा की सम्राट अशोक के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें दिया गया पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस लेने की मांग कर रहा है। लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक पोस्ट में साफ कहा है कि 74 वर्षों में एक घटना ऐसी नहीं हुई जब किसी का पद्मश्री वापस लिया गया हो। एफआईआर के बाद बिहार सरकार को उन्हें गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलानी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार अच्छे वातावरण में शांति से चले, ये सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं बल्कि आपकी भी है। लेकिन जायसवाल के इस तीखे तेवर के पोस्ट के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अपनी मांग दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज चाहें तो कल पुरस्कार वापसी हो सकती है, तो पुरस्कार वापसी की जो मांग हम लोगों की है, इस मांग से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक पुरस्कार उस व्यक्ति का वापस नहीं होगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भले ही सरकार को कोई खतरा ना हो, लेकिन हर मुद्दे पर अब वो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के उपदेश नहीं सुनेंगे। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। विपक्ष के लिए कभी कोई बातें उनकी अच्छी बुरी नहीं निकल करके आती है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हर मुद्दे पर चल रही नूरा कुश्ती के कारण फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सत्ता में बने रहने के लिए फिलहाल कोई ठोस राजनीतिक विकल्प का अभाव है। लेकिन बीजेपी के तल्ख तेवर से एक बात साफ है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने नीतीश कुमार को बिठाया है तो उसके बदले में अब वो कोई नसीहत सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कथक सम्राट बिरजू महाराज नहीं रहे, जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बनारस के घाट पर कथक सीखने वाले शिष्याओं ने उन्हें बगैर घुंघरू पहने कथक करते श्रद्धांजलि दी, क्योंकि आज घुंघरू खामोश है। कथक सम्राट बिरजू महाराज आज नहीं रहे, आज जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह उनका देहांत हो गया। हम इस समय बनारस में हैं और बनारस के इस घाट पर जो कथक सीखने वाली जो शिष्याएं हैं वो उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रही हैं, वो अपने तरीके से, क्योंकि आज जो है वो घुंघरू खामोश है, उन लोगों ने अपने घुंघरू जो है वो रख दिया है, घुंघरू रख दिया है उन्होंने, और आज घुंघरू वो नहीं पहनेंगी। लेकिन गुरु को स्वरांजलि देनी है, श्रद्धांजलि देनी है, तो गुरु को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज के का बनारस का जो है वो रिश्ता है, वो इनकी यहाँ पर ससुराल हुआ करती थी। जो शिष्याएं हैं अपने गुरु को गंगा के सामने एक स्वरांजलि दे रही हैं, उनको जो है अंजलि, उनको जो है अंतिम विदाई की एक अंजलि दे रही हैं। और उसी कला के माध्यम से जहाँ भी आज होंगे बिरजू महाराज इनको देख करके बेहद खुश हो रहे होंगे कि बेटा आज अपने गुरु को तुम लोग इस तरीके से कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हो। हम लोग ये सुनकर के बहुत निशब्द हो गए थे, स्तब्ध है। आज हमारा घुंघरू भी निशब्द है, क्योंकि आज उसने अपने गुरु को ही खो दिया है। और ये हमारे लिए बहुत शोक की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं हम वहीं से आज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत में, और हम समझते हैं कि हमने एक संगीत के बड़े गुरु को खोया है और इसकी भरपाई संभव नहीं है। इन बच्चियों ने जिस तरीके से आज अपने गुरु बिरजू महाराज को
श्रद्धांजलि दी है, अपने गुरु को जो श्रद्धांजलि दी है बनारस के इस घाट पर, ये शायद बहुत सच्ची श्रद्धांजलि उनके मन के लिए, उनके लिए होगी। जहाँ भी होंगे वो ये देख रहे होंगे कि आज इनके घुंघरू भले खामोश हैं, लेकिन जब ये घुंघरू इनके पैरों में बंधेंगे तो इस घुंघरू में सुर, लय और ताल की एक ऐसी त्रिवेणी बहेगी, जिस त्रिवेणी में वो हम सबको सराबोर करके चले गए, जिसकी याद आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके उस सुर, लय, ताल की त्रिवेणी को याद कर रहा है। वाराणसी के घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।